दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के बारे में हर जगह बातें होती रहती है। हम सब जानते हैं कि ये कितना खतरनाक है, मगर उसके बारे में कई बातें होती है जो कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देती है। आज के एपिसोड में हमारी गेस्ट और मीटियोरोलॉजी एक्सपर्ट अदिति देशपांडे ने इस बारे में विस्तार से समझाया है। अदिति सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। इन्होंने फिजिक्स में पीएचडी किया है और आज के इस एपिसोड में इन्होंने कई अनकन्वेंशनल और कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस मीटियोरोलॉजी के डिस्कस किए हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हाय अदिति, थैंक यू करियर की बात साथ साथ में आने के लिए और हमारे साथ ये करियर की बात का पॉडकास्ट करने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। थैंक यू सोनिया, मुझे ये चांस देने के लिए। ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जी। तो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं बात कर सकूँ इसके ऊपर। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो अदिति, मैं तो आपके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, मगर आप अपना अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे तो हमारे लिसनर्स को भी आपके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके। मैं पुणे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे हूँ। हमारा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंसेस। हम्म। मेरी पढ़ाई मेरा बीएससी और एमएससी फिजिक्स में है। उसके बाद मैंने इसी डिपार्टमेंट से एमटेक किया है ओके। और पुणे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी नाम की एक इंस्टीट्यूट है जो मतलब मीटरोलॉजिकल रिसर्च में इन्वॉल्व है। तो वहाँ ओके। पे मेरा पीएचडी हुआ और वो ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरा जो सब्जेक्ट है मैं ओशनोग्राफी पढ़ाती हूँ। मैं थोड़ा क्लाइमेट फिजिक्स, थोड़ा वेदर फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। ये बहुत ओके। ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं, मैं बहुत ऐसे शॉर्ट में बता रही हूँ। तो ओके। ये सब सब्जेक्ट्स के लिए जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री ज़रूरी है, ये सब जी। एमएससी और एमटेक लेवल पे हमारे डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता है। तो मेरा काम मोस्टली ओशनोग्राफी रिसर्च है। बहुत स्टेम ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो मैं हम्म। ओशन सर्कुलेशन, मतलब जैसे करंट्स का जो बिहेवियर है, करंट कैसे ओके। चेंज होते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं, ये सब में मेरा हाँ। काम फिलहाल चल रहा है। ओके। ओके। ओके, थैंक यू अदिति अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। सो अदिति, ये एटमॉस्फेरिक साइंस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है और इसमें फिजिक्स कैसे रोल प्ले करता है? जी। एटमॉस्फेरिक साइंस मतलब मैं अगर ब्रॉडली इस फील्ड के बारे में बोलना चाहूँगी तो वो हाँ। फील्ड का नाम है मीटरोलॉजी। ओके। मीटरोलॉजी इज़ एसेंशियली हमारा जो अर्थ का वेदर और क्लाइमेट है, हम्म। उसका अभ्यास, उससे रिलेटेड उसमें क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं। किसी साल बारिश बहुत ज़्यादा पड़ जाती है या फिर कुछ-कुछ जी। साल बारिश बहुत कम होती है। तो ये ड्राउट क्यों होता है, फ्लड क्यों होता है, ऐसे ही ये मतलब बारिश से रिलेटेड हुआ। वैसे ही गर्मी किसी साल बहुत ज़्यादा होती है, किसी साल कम होती है। ठंड किसी साल बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सबका जो मैकेनिज़्म है कि मतलब किसी साल ज़्यादा, किसी साल कम क्यों है। इंडिया में पर्टिकुलर टाइम पे गर्मी होती है, लेकिन अगर आप ट्रॉपिक्स के बाहर जाएँ, ट्रॉपिक्स मतलब जो हम लोग 30 डिग्रीज़ साउथ टू 30 डिग्रीज़ नॉर्थ के बीच में का बेल्ट हम लोग देखते हैं, वो ट्रॉपिक्स में आता है। उसके बाहर ओके। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यूरोप में तो यूएस में काफ़ी ठंड होती है और पोलर रीजन्स में जैसे आर्कटिक में और एंटार्क्टिक में बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है पूरी साल। तो राइट। ये इससे जुड़ा हुआ कुछ भी मैकेनिज़्म कैसे रिलेटेड है, ये सबका स्टडी होता है मीटरोलॉजी में। तो इसमें ओके। फिज़िक्स का रोल ऐसे है कि हर चीज़ जो अर्थ के मैकेनिज़्म में काम करती है, उसमें फिज़िक्स का बहुत बड़ा रोल है। प्राइमरीली हम लोग अगर आपके लिसनर्स में से कोई फिज़िक्स पढ़ रहा है बीएससी लेवल पे या फिर इवन स्कूल लेवल पे, तो एक अ, क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो हाँ। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब जो चीज़ें हम लोग देख पाते हैं, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं कि इफ़ यू पुश अ रॉक फ्रॉम अ माउंटेन, तो उसका आप मोमेंटम कैलकुलेट कीजिए, उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है।
तो क्लासिकल ओके। मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि न्यूटन्स के लॉज़ ही गवर्न करते हैं बहुत सारी चीज़ों को इन विद इन दिस फील्ड। तो ओके। जो हमारा पूरा सिस्टम है अर्थ का, ये बहुत अलग-अलग हिस्सों में बाँटा गया है। जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, तो जो हवा हम लोग ब्रीथ करते हैं, उस वो हवा का एक एनवेलप है अर्थ के अराउंड, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वैसे राइट। पानी से रिलेटेड कोई भी, मतलब जैसे बहुत बड़े-बड़े सागर है, महासागर है, नदियाँ है, हाँ, वो पानी हाँ। से रिलेटेड हर एक जो चीज़ है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। जो ओके। चीज़ें बर्फ से जुड़ी हुई है, सो हमारे दोनों पोल्स पे बहुत ज़्यादा बर्फ है। बर्फ है। बहुत सारे ऊँचे माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ पे भी बर्फ देखा जाता है, वो क्रायोस्फीयर हो जाता है। फिर जो ज़मीन है जहाँ पे बहुत सारा ह्यूमन सिविलाइज़ेशन कंटिन्यूअसली चलते रहता है, उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जैसे पेड़-पौधे, जानवर, इवन इंसान, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, ये सब का जो इंटरैक्शन है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये बहुत अलग-अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं हमारे अर्थ सिस्टम के, लेकिन इस हर एक कंपोनेंट जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। फिजिक्स के लॉज उनको गवर्न करते हैं कि जो जो चेंजेस आते हैं। तो एक तो हुआ अच्छा। क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा हुआ नॉन लीनियर, क्योंकि यहाँ पे कैसे होता है कि एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट है लॉरेंस करके, जिन्होंने बोला था कि इफ द फ्लैप ऑफ अ बटरफ्लाइज विंग्स कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन जनरेटिंग अ टॉर्नेडो, इट कैन इक्वली वेल बी इंस्ट्रूमेंटल इन प्रिवेंटिंग अ टॉर्नेडो। या तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ की वजह से ही कोई बड़ी चीज़ की घटना होगी। कोई छोटी चीज़ की घटना की वजह से भी उसका रिज़ल्ट किसी बड़ी घटना में हो सकता है, जी, जी, करेक्ट? बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। नॉन लीनियर है बिकॉज़ वो बहुत एक बढ़िया। जैसी नहीं चल रही है, राइट? यस, यस, एब्सोल्युटली। और जैसे मैंने बोला कि हमारे अर्थ सिस्टम में बहुत सारे अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं, तो एटमॉस्फेयर को हम लोग एक ऐसे फ्लूइड की तरह कंसिडर करते हैं। तो हाँ, एटमॉस्फेयर हाँ। एक तरीके का फ्लूइड है जिसका डेंसिटी एक है। तो बेसिक जो हम लोग फिज़िक्स में पढ़ाया जाता है स्कूल से लेके बीएससी में, वो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है फिज़िक्स की। एडिशनली ओके। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि ये फ़ील्ड इतना ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है कि हम लोग जी, ऐसे नहीं जी। कह सकते कि सिर्फ़ फ़िज़िक्स के बच्चे आए और ये सब पढ़े। जैसे राइट। हम लोग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, तो टर्म सबने सुना होगा, बहुत ज़्यादा ऑफ पोल्यूशन के बारे कोर्स। में आजकल चर्चा हुँ, होती है। हुँ। तो पोल्यूशन और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री भी एक फ़ील्ड है कि कौन से पोल्यूटेंट्स ज़्यादा बढ़ने से किस तरीके का प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर थोड़ा ओके। बायोलॉजी का भी कंपोनेंट इसमें आ जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन्स पे जो असर होता है पोल्यूशन का, ये सब हेल्थ ओके। सर्विसेज में चला जाता है। तो ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ के ही आना है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स का कंट्रीब्यूशन है इसमें। वैसे ओके। ही अगर आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी के फील्ड से आना चाहे, तो शायद आप स्पेसिफिकली जैसे मौसम का हाल जैसे बताया जाता है, फोरकास्टिंग जिसे कहते हैं, बस आपको थोड़ा ओके। बेसिक फिजिक्स और बेसिक मैथ्स की जानकारी होनी चाहिए। ओके। ओके। सो जितना मुझे समझ में आ रहा है अदिति, आप ये कहना चाहते हो कि ये जो है ये सब कुछ इंटर रिलेटेड होने की वजह से हम सब्जेक्ट्स भी एकदम डिफर नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते कि आप फिजिक्स ही वाले आ सकते हो या आप बायो या केमिस्ट्री वाले ही आ सकते हो, राइट? जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि अर्थ में सब कुछ समाया हुआ है, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री, तो एवरीवन इज रिक्वायर्ड और सबका अपना एक अलग कंट्रीब्यूशन होगा, जी, करेक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट ओके। एक चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ बच्चों को कि एक जी। होता है हमारा जैसे मुझे फिज़िक्स पसंद था, मुझे अच्छा लगता था ये सब्जेक्ट। एक्चुअली कोई सब्जेक्ट अच्छा लगना, क्योंकि मुझे फिजिक्स ना कभी अच्छा लगा है ना मुझे कभी समझ में हाँ, आया, सही बात। क्योंकि हमारे यहाँ सो पे ना बहुत ज़्यादा डरा के रखते हैं बच्चों को कि मतलब एग्जैक्टली। फिज़िक्स मतलब पता नहीं क्या है, जैसे आप सिर्फ़ चाँद-तारे के बारे में सोचे या फिर रॉकेट साइंस है। हाँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई सब्जेक्ट, मतलब मेरा ऐसे मानना है कि कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं होता। आपको वो कैसे पढ़ाया जाता है, और उसमें ये भी होता है कि आपको कितना उसमें इंटरेस्ट है। और दूसरी करेक्ट। बात ये भी है ना कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स इम्पोर्टेंस दिया जाता है इम्पोर्टेंस कि दिया जाता अगर आपका कोई सब्जेक्ट फ़ेवरेट है तो उसमें आपको हमेशा फर्स्ट आना है।
तो मैं हुँ, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में फर्स्ट नहीं आई थी क्योंकि हुँ, मुझे एग्ज़ाम देने में बहुत टेंशन आती थी। मतलब एग्ज़ाम क्या हुँ, करता है कि आप एग्ज़ाम कितने अच्छे से दे सकते हो, वही टेस्ट करता है। जी। तो ऐसा तो है नहीं कि मार्क्स ही मिलना बहुत अच्छा है। तो हाँ, एक होता है कि हमें जो पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट, हुँ, उसमें हमेशा ही फर्स्ट आना है, ये भी कोई कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं होता। और मुझे जैसे ये बात हाँ, समझ में आती है जब जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि मुझे फिज़िक्स से डर लगता था। मुझे हाँ। फिज़िक्स समझ में नहीं आता था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फिज़िक्स में इंटरेस्ट नहीं था। जी, तो जी। शायद वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था और मुझे उस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत थी। जी, मगर जी। ये एग्ज़ाम का स्ट्रेस और हाँ, मार्क्स लाने का जो स्ट्रेस होता है ना, उसमें आप सीखने की जो खुशी होती है वो आप हाँ, वो भूल आप जाते खो देते हो सच में। हो। हाँ, तो और मैं आप उसी सिर्फ की उसके तरफ आ रही पीछे लग थी। जाते हो। जी। हाँ, सही बात है और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि बच्चों को जो डीमोटिवेट करता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से, वो एक होता हुँ, है कि जिस तरीके से आपको वो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, वो बहुत बोरिंग हुँ, तरीके से दिया जा रहा है। नहीं तो फिर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है और आपको डराया जा रहा है कि ये सब्जेक्ट मतलब पता नहीं क्या है। तो बिल्कुल, आई मैं एग्री। ये भी बताती हूँ मेरे खुद के स्टूडेंट्स को भी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे हुँ, भले ही वो अगेन फर्स्ट ना आए क्योंकि हमारे यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम होता है कि हम लोग अगर 10 बच्चों का क्लास है तो 10 लोगों को तो फर्स्ट नहीं करते, सिर्फ एक को ऑफ़ फर्स्ट कोर्स। बनाते हैं। जी। बट आई फील कि क्यों ना करें आप हम 10 स्टूडेंट्स को वो अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग स्किल्स हैं उनके और अलग-अलग चीज़ों में हाँ, वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं। तो व्हाई कांट यू हैव बिल्कुल। 10 पीपल हू आर इक्वली गुड विथ ईच अदर? तो हुँ, नॉट नेसेसरी कि अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो मतलब जैसे स्टेम के सब्जेक्ट्स हम लोग बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, हुँ, इंजीनियरिंग, मेडिसिन। ये पढ़ हुँ, रहे हो इसका मतलब ह्यूमैनिटीज़, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके डे टू डे लाइफ से, आपके एक्सपीरियंसेस से आप थोड़ा हुँ, अगर उसमें भी पढ़ने का कोशिश करें या फिर इंटरेस्ट रखें, तो आप बहुत सारे ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स में जा सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फिलहाल काम चल रहा है क्योंकि जो हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते रहते हैं, तो ये सब हाँ, जगह पे इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हुँ, है वो हुँ, मेंटेन रहेगा क्या? वो सस्टेनेबल रहेगा क्या? तो ये भी किसी हुँ, स्टूडेंट में हो सकता है। तो अगर वो है उनमें इंटरेस्ट और उनमें वो उसके लिए हार्ड वर्क डालने का रेडीनेस है, तो आप जी, क्यों नहीं एनकरेज करोगे? तो मेरा हमेशा ये राइट। मानना है कि ये जो फील्ड है हुँ, मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट साइंस का, वो हाँ, बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है। अगर आपको एक जी। से ज़्यादा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो हुँ, हुँ। फॉर श्योर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा कि जिसमें आप अपना करियर बना सकें। दीदी, आपने एक बात कही, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, तो हुँ। इसमें मुझे 2 क्वेश्चन्स पूछने हैं। पहला हाँ, तो कांस्टेंट एक इंटरनेशनल लेवल पर एक डिस्कशन चलता रहता है या डिबेट कह लीजिए कि कोई कहता है क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, कोई कहता है क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट। हाँ, सो एज़ यू आर वर्किंग इन दैट एरिया, तो आप मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या नहीं है? और अगर ये सच में चेंज हो रहा है तो ये कितना अलार्मिंग है? क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी मच रियल। बहुत ओके। रियल तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जितने भी हुँ, आप जितने भी लोगों को या फिर लॉबीज़ को सुनेंगे जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, आइदर हुँ, उनके पीछे ऐसी कंपनियों का बैकिंग है कि जिनको फिलहाल का जो जिस तरीके से दुनिया चल रही है, जिस तरीके से हुँ, क्लाइमेट चेंज को हम लोग बहुत ही और भी ज़्यादा खराब कर रहे हैं, ऐसी हुँ, कंपनीज़ को उससे प्रॉफ़िट हो रहा है। उन कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा बैकिंग रहता है, जो लोग बोलते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है। अभी हुँ, जिनको जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज़ है, जिनको ये सब करने से प्रॉफ़िट उनका नुकसान बना होगा। रहेगा, उन्होंने बहुत हुँ, पहले बहुत साल तक ये इस टाइप के रिसर्च को दबाने की कोशिश की है। उसको हुँ, आगे नहीं आने दिया है, उसके अगेंस्ट लॉबिंग की है क्योंकि उनके अगर सोचिए 40 साल पहले अगर लोग बात करते कि नहीं हमें हुँ, पेट्रोल या फिर डीज़ल से गाड़ी नहीं चलानी है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए या फिर सबसे ज़्यादा जो बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते रहते हैं कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे होगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को
ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो अगर जी, सब लोग जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दें या फिर हुँ, छोटे-छोटे डिस्टेंस पे साइकिल यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो ये जो कंपनीज़ जो इतनी सारी गाड़ियाँ बनाती है, इतने सारे स्कूटर बनाते हैं, उनका क्या होगा? वो लोग क्या होगा? तो उनका प्रॉफ़िट तो चला ही जाएगा। करेक्ट। तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुँ, लेवल तक साइंटिस्ट को धमकाया भी गया था बहुत साल पहले कि आप ये सब जो बोल रहे हैं कि उसकी वजह से बड़ी-बड़ी कंपनियों ने डराया भी है। अभी बहुत ज़्यादा हुँ, लॉबिंग भी चलती है कि वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, मतलब वी आर नाउ स्विचिंग टू ग्रीनर टेक्नोलॉजी। लेकिन हुँ, ग्रीनर टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? अगर आप सोचिए कि एक फैमिली में एक घर में सोचो, एक 2 बेडरूम है, दोनों बेडरूम में एसी लगाया हुआ है और जी। 4 लोगों के लिए 2 गाड़ियाँ हैं। तो अगर वो हुँ, 4 लोगों से सोचिए 8 लोग हो गए एक फैमिली में, और हुँ, जिस तरीके से फैमिली में मेंबर्स बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से वो लोग अ, नंबर ऑफ कार्स भी बढ़ाते रहे, नंबर ऑफ एसी भी बढ़ाते रहे। तो अगर हुँ, ऐसा होते रहेगा तो आप क्लीन टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए या फिर फॉसिल फ्यूल यूज़ कीजिए, वो जो कंज़म्पशन का रेट है जो बढ़ते रहेगा, उससे तो वैसे भी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो कंटिन्यूअसली होते ही रहेंगे। जी। तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एनर्जी चेंज करें, हमें अपना टोटल एनर्जी कंज़म्पशन भी कम ही रखना जी, होगा, राइट? तो ऑफ ऐसे कोर्स। नहीं है कि सबको मिलके, मतलब जैसे अगर आप बा सर्वाइवल के लिए या फिर जिनको बहुत कम रिसोर्सेस स्टार्टिंग से ही है, उनको आप बोलोगे कि अच्छा जो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है उसमें भी आप घटाई करो। ये तो हुँ, सही नहीं है, लेकिन जो बहुत हुँ, ज़्यादा लग्ज़ूरियसली ले रह रहे हैं, उनको हुँ, ज़्यादा एफर्ट डालने चाहिए ये सब चेंज करने में। तो आपने ओके। दूसरा जो सवाल पूछा कि अलार्मिंग है या नहीं, तो मेरा तो साफ मानना है कि जी हाँ, क्लाइमेट चेंज इज़ एक्सट्रीमली अलार्मिंग। और दूसरा हुँ, प्रॉब्लम ये है कि जो अर्थ का सिस्टम है, वो यूनिफ़ॉर्मली हर जगह पे वहाँ उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। जैसे आप जो आईपीसीसी रिपोर्ट्स है, जो बहुत ज़्यादा हुँ, न्यूज़ में चर्चित है फिलहाल, उन्होंने बोला है हुँ, कि हम लोग क्लोज़ टू 1.5 डिग्री वार्मिंग पे पहुँच गए हैं। तो ओह! 1.5 डिग्री वार्मिंग क्या होता है? ये पूरे अर्थ का लॉन्ग टर्म मीन लिया जाता है और उसकी कंपैरिज़न में किया जाता है। तो अगर आप हाँ, हमारे खुद के छोटे रीजन में देखेंगे तो वो वार्मिंग 1.5 डिग्री से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। और कुछ-कुछ जगहें ज़्यादा वार्म हो रही है, कुछ-कुछ जगहें धरती पे कम वार्म हो रही है। सो हुँ, वार्मिंग इज़ नॉट यूनिफॉर्म, तो उसका असर भी बहुत ज़्यादा नॉन लीनियर है। जैसे ही हमारा वेदर जिस तरह से नॉन लीनियर है, तो ये वार्मिंग हुँ, का सिस्टम, मतलब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके वजह से वो नॉन लीनियरिटी, मतलब वो चेंजेस भी नॉन लीनियर ही है। तो उसकी जी, वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे एक और प्रॉब्लम जो ज़्यादा डिस्कस नहीं होता कि बायोडायवर्सिटी, बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। मतलब हुँ, जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल लेना चाहूँगी कि जी, बिल्लियाँ जो होती है, तो बिल्लियाँ हुँ, बहुत अलग-अलग तरीके की है। देयर आर डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ कैट्स, देयर आर टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स, चीताज़, घर में हुँ, भी जो डोमेस्टिक बिल्ली रखते हैं। तो हुँ, एक जो फैमिली है फीलाइन्स, उनका हुँ, मतलब मुझे उसका साइंटिफिक नाम तो पता नहीं है ठीक से, लेकिन उनके हुँ, बहुत सारे अलग-अलग स्पीशीज़ है दुनिया भर में फैले हुए। तो जी, ये बायोडायवर्सिटी हर एक चीज़ में है। इट इज़ इन प्लांट्स, इट इज़ इन एनिमल्स, इट इज़ इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, इट्स एवरीवेयर। तो हुँ, बिकॉज़ ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट ये बायोडायवर्सिटी को भी हार्म करता है। और क्लाइमेट चेंज, एक बात बोलना ज़रूरी है कि कुछ-कुछ लोग जी। ये भी बोलते हैं कि ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन उस वो ह्यूमन्स की वज़ह से हो रहा है कि नहीं क्या पता। तो आई हाँ, ये एक पता नहीं कंट्रोवर्सी कहूँ या डिस्कशन कहूँ या डिबेट कहूँ, बट ये एक मैंने भी सुना है कि अर्थ जो है वो खुद ही अपना टेम्परेचर मतलब अर्थ के भी फेजेस होते हैं जैसे आइस जी, का टाइम था एक जी, और फिर जी, उसके बाद में वो मेल्ट हो गया जी, तो ज़मीन निकलने लगी, फिर जी, अभी हमारा टाइम है, फिर वो धीरे-धीरे अपने आप भी वार्म होता है। जी, तो ये भी जी। मुझे पूछना था आपसे कि ये कितना सही है कि हमारा उसमें कुछ हाथ नहीं है और ये अर्थ का अपना नेचुरल प्रोसेस होता है? तो अर्थ का जो अर्थ अर्थ हिस्ट्री है, जो हुँ, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है,
उसमें आप देखोगे तो हाँ, ऐसे हो चुका है बहुत पहले, मतलब आई एम हुँ। टॉकिंग अबाउट अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जैसे मिलियंस और जी, बिलियंस ऑफ ईयर्स में मैं बात, और लेट्स से जी। थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स में मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ या पे ऐसे हुआ है कि ऑलमोस्ट पूरा अर्थ बर्फ से कवर्ड था, और फिर कुछ हज़ार सालों बाद वो मेल्ट होने लगा तो ओशंस बने, फिर एक और फेज़ आया जो आइस एज था। ऐसे फेजेस होते रहते हैं। लेकिन जी। फिलहाल का जो चेंज हो रहा है, मतलब जो हम लोग 100-150 साल में देख रहे हैं, हुँ, इट हुँ, इज़ वेरी मच ड्रिवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये चीज़ आईपीसीसी का जो लास्ट रिपोर्ट निकला था, असेसमेंट रिपोर्ट 6, उसमें हाँ, भी हाँ। बोला गया है कि अभी का जो चेंज हो रहा है, अभी का जो क्लाइमेट चेंज हम लोग देख रहे हैं, ये 100% अनइक्विवोकली इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मुझे लगता है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो होनी चाहिए। हम अपने करियर के टॉपिक पे आते हैं। जी, सो अदिति, ये जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ उसमें से मुझे लग रहा है कि क्लाइमेट जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा पहले भी था, मगर अब उसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ये जो जी, करियर है इसमें मेटेरोलॉजी या एटमॉस्फेरिक साइंस जो भी कहिए, उसका आप जी, फ्यूचर कैसे देखते हो? मतलब इसमें पोजीशंस बढ़ेंगी, और अगर हाउ डू हाँ। यू सी द करियर कि इसमें टेक्नोलॉजी, जैसे हम आज बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी विल टेक ओवर लॉट्स ऑफ जी। एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, तो इसमें टेक्नोलॉजी का क्या हिस्सा है, और लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है? मैं क्लियरली बता दूँ, मैंने अभी तक चैट जीपीटी ट्राई भी नहीं किया है, क्योंकि मेरे वो समझ से पूरा ही बाहर है। लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ, करियर अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे नेसेसरी नहीं है कि इतने साल से, मतलब या फिर पिछले जो 3-4 जनरेशन से जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हम लोग बोलते हैं, वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो एक तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ट्रेडिशनल फ़ील्ड्स है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे डिपार्टमेंट में जॉइन करते हैं, उनको हम लोग एनकरेज करते हैं कि आप पीएचडी कीजिए, मतलब आपने मास्टर्स कर लिया तो पीएचडी के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। उससे होता है कि आपका थोड़ा फ़ील्ड एक रिसर्च का बन जाता है। रिसर्च में इंटरेस्टेड है, तो रिसर्च में जैसे मैंने बोला कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी को ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है लेकिन उनको फिज़िक्स भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो जी। ये उससे रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च के फ़ील्ड्स हैं जो ट्रेडिशनल स्टेम फ़ील्ड्स है, जैसे मेरा फ़िलहाल रिसर्च है ओशनोग्राफ़ी में। वैसे एटमॉस्फेयर में बहुत अलग-अलग सब फ़ील्ड्स भी है, जैसे मॉनसून मॉनसून का जो स्टडी है, हमारे यहाँ पे मॉनसून से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज़ फार्मिंग इकोनॉमी एंड एंड ऑफ कोर्स डे टू डे लाइफ। तो या मॉनसून से रिलेटेड आप फोरकास्टिंग में जा सकते हैं। बेसिक जो मॉनसून का फंडामेंटल बिहेवियर कैसे है, उसमें रिसर्च चल रहा है अभी भी। जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून का बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसमें भी रिसर्च चल रहा है। अलग से ओशन का जो कंट्रीब्यूशन है ये सब प्रोसेसेस में, उस पे रिसर्च अलग से। सो एटमॉस्फेयर, ओशनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एक बायोजियोकेमिस्ट्री करके फील्ड भी है, जो लैंड बायोजियोकेमिस्ट्री और ओशन बायोजियोकेमिस्ट्री दोनों में देखा जाता है। ये सब में रिसर्च की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन ओके, उसमें फ़िलहाल मोस्टली जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर ऑल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स। तो ओके। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और लेट्स से आईआईटीज़, आइसर्स, ये सब में ट्रेडिशनल फ़ील्ड्स में रिसर्च चल रहा है। और जैसे रिसर्च में आपको इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपको पढ़ाने में भी इंटरेस्ट है, तो एकेडमिक करियर्स तो ऑफ कोर्स है ही, जहाँ पे आप एमएससी, ऑफ कोर्स शायद ये कभी ना कभी बीएससी लेवल पे भी इंट्रोड्यूस होगा ये सब्जेक्ट। तो बीएससी, एमएससी में आप पढ़ा सकते हैं, आप स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए गाइड कर सकते हैं। ये सब हुए ओके। ट्रेडिशनल फील्ड्स। और ज़्यादा इसमें ऐसा है कि कुछ-कुछ बहुत ही कम, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ भी अभी अल्टरनेटिव एनर्जी में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है। जैसे राइट। विंड एनर्जी ले लीजिए, हाइड्रो एनर्जी ले लीजिए। तो ये सब के लिए थोड़ा अलग तरीके का और टेक्नोलॉजी का थोड़ा नॉलेज लगता है, और उससे आप ये इस फील्ड का अंडरस्टैंडिंग और अपना टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग से ये सब फील्ड में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं।
एक ओके। और मुझे लगता है कि जो बहुत सारे स्टेम साइंटिस्ट्स उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग व्हिच शुड बी टेकन अप, व्हिच इज़ पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी ओके। मेकिंग मतलब राइट। जो क्लाइमेट पॉलिसीज़ बनती है उसमें हम्म। साइंटिस्ट्स का कितना से रहता है, मतलब ये हम्म। साइंटिफिक रिसर्च पे ही पॉलिसीज़ बनती है, लेकिन जी। जब पॉलिसी बनाई जाती है, जब पॉलिसी का क्लॉज़ेज़ क्रिएट किए जाते हैं। पॉलिसी मेकर यू आर सेइंग। येस, सो पॉलिसी जी। मेकिंग इज़ आल्सो समथिंग व्हिच आई ऑलवेज़ एनकरेज माय स्टूडेंट्स, क्योंकि लाइक आई सेड कि मतलब हर एक को बस एक ही टाइप का प्रोफ़ेशन लेना है ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है इंटरडिसिप्लिनरी काम के लिए। और राइट। मतलब दिस इज़ समथिंग अ लिटिल बिट नॉट considered traditional and also a little controversial, but activism is very important. क्लाइमेट चेंज का एक्टिविज्म, जब तक आप, जैसे हम लोग हर चीज में बोलते हैं कि हमारे जो राइट्स है उसके लिए अगर हम लोग लड़ेंगे नहीं तो कोई भी हमें हमारे राइट्स ऐसे ही नहीं लाके देगा। इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो ये जो पार्ट है वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट का बहुत बड़ा रोल है। सो इट इज, आई विल नॉट से इट्स अ ट्रेडिशनल करियर पाथ, बहुत कंट्रोवर्शियल करियर पाथ है, बहुत डिफिकल्ट जी। भी है, बट एक्टिविज्म इज वेरी मच समथिंग व्हिच पीपल शुड टेक अप। और यस। एक और मैं बात करना चाहूंगी जो मैंने पहले बात नहीं की थी, कि लॉ के फील्ड में जो एनवायरमेंटल लॉ है, ओके। उसके लिए भी मतलब जिनको शायद सोचिए कि किसी ने पढ़ लिया एटमॉस्फेरिक साइंस या फिर इस फील्ड में थोड़ा काम कर लिया और फिर उनको पता चला कि नहीं मुझे मतलब डिफेंड करना है, हमारे एनवायरमेंटल लॉज को प्रोटेक्ट करना है, तो लॉ इज ऑल्सो समथिंग विच एनवायरमेंटल लॉ इज ऑल्सो समथिंग विच इज करियर path which students can choose. For students who are good with communication or interacting with people or even sort of making science popular with a knack for say writing or any other form of communication that is currently used, like we also have social media, तो उन सब के लिए साइंस कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फैसिनेटिंग एरिया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो साइंस है एंड साइंस मतलब साइंस इन जनरल बहुत ज़्यादा जार्गन से भरा हुआ है, और ऐसे लोगों को लगता है कि मतलब हम लोग साइंस के बारे में सुन रहे हैं तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करना ताकि लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस आए, ये कम्युनिकेशन से ही हो सकता है। और जो लोगों को ये सब्जेक्ट समझ में आता है लेकिन उनका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको इंटरेस्ट है, जिनको उस स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टाइप का स्किल है बहुत अच्छे से, वो लोग इसमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड्स दैट वन कैन लुक अप टू। तो ऐसे बहुत सारे ओके। अलग अलग फील्ड्स है। तो मोस्टली जो जितने भी मैंने स्ट्रीम्स बताए ये मोस्टली इसमें थोड़ा ज़्यादा हायर लेवल ऑफ एजुकेशन लगता है। एमएससी आपको करना, मास्टर्स करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग नेसेसरली एमएससी एज सच, लेकिन मास्टर्स तक का पढ़ाई ज़रूरी है, और शायद एक मास्टर्स से काम ना चले, आपको 2 मास्टर्स करना पड़े। बट देयर ओके। इज़ ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ स्कोप, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ को, हमारी लाइफ, हर एक इंसान को, हर एक एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ और हमारे आजू-बाजू का जो वातावरण है वो हर चीज़ को अफ़ेक्ट करेगी। तो ऑफ इस कोर्स, ऑफ फील्ड में कोर्स। डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अभी जो हम सारे लोग, पूरी दुनिया पैंडेमिक से गई है, जी। जो इसने तो हमारी आंखें खोली दी है। और अब अगर नहीं भी, अभी भी हम सोए रहे तो मुझे लगता है फिर हमें भगवान ही बचा सकता है। सो सो क्लाइमेट चेंज इज रियल गाइस, हुएवर इज लिसनिंग, जो भी सुन रहे हैं वो प्लीज ध्यान से सुनिए। और दीदी ने बहुत सारे करियर ऑप्शंस बताए हैं। फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली मुझे ये सब आइडिया बिल्कुल नहीं था। थैंक्स अदिति। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, विल आंसर दोस। तो हम आगे बढ़ते हैं एपिसोड में। अदिति, जो लोग नए आ रहे हैं, आप उनको एक तो क्या एडवाइस दोगे? और दूसरा, आपको क्या लगता है एजुकेशन के साथ कौन सी ऐसी 2 या 3 स्किल्स है जो लोगों में होनी चाहिए या उन्होंने उस पे काम करना चाहिए?
ओके, यहाँ पे मेरे ओपिनियंस काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं। नो लेकिन मैं प्रॉब्लम। कोशिश करूँगी थोड़ा बताने के लिए। यस, यस। तो स्किल्स, अगर हम लोग स्किल्स देखें तो जो एक्चुअल सब्जेक्ट होता है, तो जैसे आप एटमॉस्फेरिक साइंस ले लें या फिर ओशन साइंस ले लें, तो उसमें बेसिक फिजिक्स, हम लोग बोलते हैं बेसिक फिजिक्स जानना ज़रूरी है। केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले लोग भी इस फील्ड में आ सकते हैं। अलग से अगर आप स्पेसिफिकली जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम स्टेम रिसर्च जो होता है एटमॉस्फेरिक साइंस में, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल मॉडल्स पे होता है, ओके। ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट जिनको है, तो वो लोग अपने टेक्निकल स्किल्स थोड़ा ध्यान दें तो वो काफ़ी यूज़फुल होंगे। जैसे प्रोग्रामिंग में फोर्ट्रान और पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अभी-अभी काफ़ी सारा रिसर्च एआई और मशीन लर्निंग में भी होने लगा है, लेकिन उसको ओवरलुक करने के लिए एक इंसान ही लगता है कि आप अगर कोई भी पैटर्न बना दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वैसे का वैसा नेचर में दिखेगा। वो एक्चुअली रियलिस्टिक है या नहीं, ये सिर्फ़ इंसान ही समझ सकता है। तो वो इंटरप्रेट करने के लिए ऑफ कोर्स हमें स्किल्स पे उस टाइप के स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के अलावा आई वुड से कि ये जो प्रोग्रामिंग के स्किल्स है, या फिर अगर आपको ऑब्जर्वेशंस में जाना है तो ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशंस लेने का एक तरीका होता है। फील्ड वर्क बहुत काफ़ी मुश्किल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है। मॉडलिंग में अलग तरीके की एनर्जी जाती है, क्योंकि आप जब मॉडल रन करते हो तो उसमें कई सारे एरर्स आते हैं, तो आपको एक जगह पे दिन-दिन भर बैठ के वो एरर सॉल्व करने का नैक होना चाहिए। तो ऐसे अगर आपको नैक है तो ये फील्ड में रिसर्च इज़ एब्सोल्यूटली वेरी वेरी fascinating। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारा रिसर्च आज भी इंटरनेशनली कोलैबोरेटेड है। तो मैं ये ओके। स्पेसिफिकली बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि हमारे यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम बहुत बार इंग्लिश में हो जाती है। तो मैं सलाह दूँगी बच्चों को कि आप इंग्लिश का थोड़ा प्रैक्टिस करें। उसके लिए मेरा एक सिंपल फंडा होता है कि आपको वैसे भी पढ़ाई करनी है, जो कुछ भी नोट्स आपको मिलते हैं, तो वो आपको इंग्लिश में ही मिलते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आजकल फ़ोन हर किसी के पास है, आप जो वर्ड समझ में ना आए, वो आप गूगल करके आप खुद की डिक्शनरी क्रिएट कीजिए, कि ये वर्ड्स मुझे डिफ़िकल्ट जाते हैं समझने में। उससे क्या होगा कि राइट। आपको खुद को पता चलेगा कि कहाँ पे आपका लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो फिर आपको जब कभी भी टाइम मिलेगा, जैसे वेकेशन में है वगैरह, तो उस टाइम आप थोड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा मैं बोलूँगी कि आजकल ई-बुक्स वगैरह बहुत ईज़िली मिल जाते हैं, तो जो छोटे-छोटे, बहुत छोटे-छोटे नॉवेल्स होते हैं, आप नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर आप सोचो आपको सुनने की आदत है, जो पॉडकास्ट्स वगैरह है, थोड़े इंग्लिश में भी सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि बिकॉज़ इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उससे आपको एक तरीके का, मैंने देखा है स्टूडेंट्स में, थोड़ा असर्टिवनेस बढ़ जाता है। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगी, जो एक्चुअली ट्रूली बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, कि हमारे यहाँ पे स्कूल में यूजुअली बोला ऐसे, मतलब इन जनरल कंडीशनिंग किया जाता है कि आपको टीचर्स का या फिर जो अथॉरिटी फिगर्स है उनकी बात सुननी है, उनका कहा हुआ सच मानना है। मेरा थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम, मैं ये मानती हूँ कि ठीक है कि आप जब क्लास में कुछ नया पढ़ रहे हो, तो अगर जो सामने इंसान खड़ा है और जो आपको पढ़ा रहा है, उनकी बात आप सुन रहे हो, लेकिन आप थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो सामने आपके खड़े हैं, जैसे मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि मैं बस टीचर के रोल में खड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर चीज़ आती है। जितना मुझे पढ़ाना है उतना मैं पढ़ के आई हूँ, और उसमें मेरा थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि मैंने ज़्यादा साल बिताए। इसका मतलब ये नहीं कि वो फील्ड से रिलेटेड मुझे सब कुछ आता है। तो ऐसे हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट की वजह से आपको ऐसे कई सारे सवाल आए, जो टीचर को पता ना हो। तो आप अपने लर्निंग को, इंस्टेड ऑफ बीइंग टेकन फ्रॉम द टीचर, आप अपने लर्निंग को एज़ अ सेल्फ एक्सरसाइज रखिए। लाइक यू लर्न टू टीच योरसेल्फ, यू लर्न टू लर्न। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब मुझे, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि एजुकेशन का पर्पस ये नहीं है कि आप ये 4 सब्जेक्ट पढ़ो और फिर उससे रिलेटेड डिग्री ले लो।
एजुकेशन का पर्पस है कि आप सोचना सीखो, आप क्रिटिकल एग्जैक्टली। थिंकिंग सीखो, आप क्वेश्चन करना सीखो। अगर आप क्वेश्चन जी। नहीं करोगे और आप सोचते रहोगे कि जो चल रहा है वही सही है, तो ऐसे वही सही है करते-करते हम लोग इस लेवल पे आ पहुँचे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या-क्या हो रहा है अब देख रहे हैं। या एक्चुअली और अदिति, इट इज सो हम्बल एंड ब्रेव ऑफ यू कि आप ये बात कर रहे हो। जी, जी। बट आई हैट्स ऑफ टू यू कि आप सेम सोच रखते हो जो नहीं है और जो ज़रूरी है। आई थिंक वो जो बहुत सालों से दब गई है। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, बच्चों को इन जनरली दबाया जाता है बहुत ज़्यादा कि मतलब ऐसे ही बिहेव करना है, ऐसे बात नहीं करनी है, वैसे करनी है, सोच भी ऐसे सोचना है या वैसे सोचना है। ये भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कहीं न कहीं जाके हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा कंडीशन करते हैं। और दूसरा मतलब मुझे जो बताना था कि अ जैसे हमारे यहाँ पे फिलहाल इवन अभी भी जो ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स है, जैसे बीएससी फिजिक्स होता है या फिर बीए सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस, तो ऐसे लगता है कि वो स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट का ए टू जेड आना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट का कुछ आए ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम्म। एक जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती रहती हूँ कि आपका जो लाइफ कटने वाला है, आपका करियर जो कटने वाला है, उसमें आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट नहीं यूज करने वाले हो। आप बहुत सारे ऐसे स्किल्स यूज करोगे जो बहुत सारी जगहों से आप सबकॉन्शियसली अननोइंगली पिकअप करते रहते हो। तो दैट इज द होल पॉइंट ना कि लर्निंग किसी एक जगह से नहीं होता, लर्निंग आपका कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो वो अगर आप जी। कॉन्शियसली यूज करे कि जो आपको एनहांस करता है आपके स्किल्स को, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस, इफ अ स्किल गिव्स यू हैप्पीनेस, कि अगर आपको किसी एक स्किल पढ़ने से आपको खुशी मिल रही है, तो व्हाई नॉट? हम्म। क्यों ना करें आप? तो सही है। ऐसे सोचना जरूरी नहीं है कि नहीं मतलब अगर मैंने फिजिक्स नहीं किया तो मैं ये फील्ड में जा ही नहीं सकता, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ के मतलब अभी मैं ऑलमोस्ट 6-7 years इनटू माय करियर, अभी मैं थोड़ा सोशियोलॉजी और ह्यूमैनिटीज पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि ये सब मुझे हमारे टाइम पे ये पढ़ाया नहीं जाता था एज पार्ट ऑफ साइंस एजुकेशन। लेकिन मुझे समझ में आने लगा है कि दिस इज अंडरस्टैंडिंग इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द काइंड ऑफ वर्क दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लाइमेट चेंज। दैट्स ग्रेट अदिति। मुझे लगता है हम अब हमारे पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ चुके हैं। सो जो भी आज आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ही बढ़िया थी और एक अलग पर्सपेक्टिव था, एक अलग सोच थी। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के लिए भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू सो मच।